हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर नंबर 5 ऑफ द स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो जैसे लेट सपोज हम फर्नीचर लेते हैं, तो फर्नीचर या लैपटॉप लेते हैं, जैसे लेट सपोज हम जैसे जैसे डे बाई डे इसे यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू में क्या होता है, डेप्रिशिएट होती रहती है इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू रोज गिरती रहती है। अगर मैं इसे बोलूँ तो जैसे मान लो लैपटॉप अगर मैंने आज 50,000 रुपये का खरीदा, तो अगर ये 10 साल भर बाद क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये 30% डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा डेप्रिशिएट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो मैं अब आप समझो, सबसे पहले जब एसेट आता है तो एंट्री क्या रिकॉर्ड होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जैसे एंट्री होती है लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री हुई लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप समझो कि अगर डेप्रिशिएशन लगता है इसमें, तो अब हमें क्या करना है, इस एसेट को कम लाना है। मतलब जैसे एंट्री हुई थी लैपटॉप अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश 50,000 से एंट्री हुई थी। अब हमें क्या करना है, इस लैपटॉप को डेप्रिशिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन इज माय एक्सपेंस, क्योंकि अब इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं एंट्री डालूंगा डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू लैपटॉप, क्योंकि अब लैपटॉप की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप। ठीक है, अब हम एंट्रीज के ऊपर वापस एक बार आएंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले हम समझते हैं कि अब इसका मतलब क्या होता है। डेप्रिशिएशन निकालने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती है, एक हमें कॉस्ट चाहिए होती है, एक रेजिडुअल वैल्यू चाहिए होती है, एक लाइफ चाहिए होती है, और हमारा डेप्रिशिएशन आ जाता है। अब देखो, सबसे पहले कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट वो चीज होती है जो कि जरूरी होती है एसेट को लाने के लिए। तो ऐसी चीजें, ऐसा खर्चा जो भी जरूरी है एक एसेट को, अब जहां पे वो लगा है, टू इट्स इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब जिस लोकेशन में है और जिस कंडीशन में उसे लाने के लिए जो जरूरी है खर्चा, वो हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनता है। इसके लिए हम इंड AS 16 की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जो कि आपके स्टडी मटेरियल ने भी दे रखी है। तो अगर हम पढ़ते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये AS 10 में भी सिमिलर डेफिनेशन है। ठीक है, इट इंक्लूड्स इट्स परचेज प्राइस, मतलब जितना भी आपने परचेज किया वो है ना, इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज। इसका मतलब हो जाता है, जैसे लेट सपोज आपने बाहर से, विदेश से मशीन मंगवाई, ठीक है, तो कस्टम्स जैसे लगता है ना मशीन के ऊपर, तो कस्टम्स क्या होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी या तो हमें क्रेडिट मिल जाता है, मतलब क्या होता है, जीएसटी लगता है ना जब, तो हमें क्रेडिट मिल जाता है। तो ये नॉन रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंडेबल तो नहीं बोल सकता, मतलब ये एडजस्ट हो जाएगा आपका, मतलब इसका आपको क्रेडिट मिलता है। ठीक है, मतलब जब जीएसटी लगता है ना, तो जीएसटी एक मेरा एसेट होता है। क्यों, जैसे लेट सपोज मैंने जीएसटी परचेज एसेट खरीदा, ठीक है, तो एंट्री क्या हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो 10,000 रुपए। अब मान लो इसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो जीएसटी का मुझे इनपुट मिलता है, तो मैं एंट्री डालता हूं जीएसटी अकाउंट डेबिट, ये मेरा एसेट है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब मैं लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा तो नॉक ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जीएसटी मेरा मतलब कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। मतलब लेट सपोज समझो, अगर फर्नीचर मेरा 10,000 रुपए का था और 1,800 रुपए उस पर जीएसटी लगा, तो जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा ना, वो सिर्फ 10,000 होगा। क्यों, क्योंकि वो 1,800 रुपए का मुझे मतलब ये एडजस्ट हो जाएगा बाद में मेरी लाइबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कभी भी मेरा कॉस्ट ऑफ द एसेट नहीं बनता। लेकिन यही अगर कस्टम्स ड्यूटी होती है तो फिर वो मेरा कॉस्ट ऑफ द एसेट बनता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, एंड परचेज टैक्सेस आफ्टर गेटिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। लेट सपोज सप्लायर ने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो वो उस कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब जैसे लेट सपोज ने 1,000 रुपए का मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10,000 माइनस 1,000। फिर हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले देखो, अब देखो, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बीइंग अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ द पीपी। लेट सपोज कि मेरा मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो मेरी वेजेस लगी, तो वो क्या है, मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस है, तो इसका मतलब वो भी कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या है, वो जरूरी है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब वो बहुत जरूरी खर्चा है। इसी तरीके से आप देखो, साइट प्रिपरेशन का क्या मतलब हुआ, मान लो लेट सपोज कि उस साइट पे कुछ चीजें लगी हुई थी। ठीक है, मतलब लेट सपोज समझो कि मुझे एकदम खाली लैंड चाहिए, अब उस पर वीड्स लगी हुई है, ठीक है, तो वो हमें उखाड़नी है, तो वो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन जरूरी है कि मैं उस लैंड को खरीद लूँ, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनेगी। ठीक है, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, लेट सपोज फ्रेट चार्जेस, जैसे मान लो सप्लायर ने मुझे माल दिया, तो मैं फ्रेट से मतलब गाड़ी से लाया, तो गाड़ी का जो खर्चा है वो, और इंस्टॉलेशन एंड असेंबली
कॉस्ट, अब मान लो वो मशीनरी मेरे यहाँ पे इंस्टॉल होनी है, तो जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा वो वाली चीज़, ठीक है। और फिर है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अब मान लो इसे हम बोलते हैं ट्रायल रन, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रायल रन का जो भी खर्चा होता है ना वो हमेशा कैपिटलाइज होता है। आप ऐसा समझिए क्यों होता है, क्योंकि भाई ये जरूर इससे पता चलेगा कि ये मशीन काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। तो ट्रायल रन का जो भी खर्चा होता है ना वो हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनता है। लेकिन आप ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखना, ठीक है, ट्रायल रन से मुझे इनकम भी होती है। मतलब आप समझो ट्रायल रन से क्या बना होगा, आउटपुट। अब आउटपुट आपने बाजार में बेचा होगा तो उससे आपको क्या मिला होगा, सेल प्रोसीड्स, तो वो माइनस होगा। मतलब ट्रायल रन का खर्चा ऐड होता है और ट्रायल रन की सेल प्रोसीड्स माइनस होती है, मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट में से, ठीक है। अब आप पढ़ो फिर प्रोफेशनल फीस, दैट इज इंजीनियर्स हायर्ड फॉर हेल्प इन इंस्टॉलेशन ऑफ द। इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे हमें मतलब जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं, वैसी मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोफेशनल बंदे चाहिए, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, एक कॉस्ट पता होनी चाहिए, एक रेजिडुअल वैल्यू पता होनी चाहिए, तीसरी मुझे लाइफ ऑफ द एसेट पता होनी चाहिए। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है, लेट सपोज लैपटॉप मैंने 50,000 रुपये खरीदा था, अब मुझे पता है 3 साल बाद इसकी वैल्यू मिनिमम 10,000 रुपये तो होगी ही होगी, तो इसका मतलब 10,000 रुपये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब मुझे ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ मुझे कितना डेप्रिशिएट करना है। मुझे जैसे मान लो 50,000 रुपये लैपटॉप खरीदा था मैंने, और मैंने बोला 3 साल बाद इसकी 10,000 वैल्यू तो होगी ही होगी, तो इसका मतलब मुझे डेप्रिशिएट कितना करना है, 40 साल। 40 साल कितने में डेप्रिशिएट करना है, 3 साल में, क्योंकि इसकी लाइफ मैंने बोला 50,000 का खरीदा था, 3 साल बाद 10,000 रुपये वैल्यू होगी, तो इसका मतलब 40,000 मुझे डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो मेरा डेप्रिशिएशन क्या आ जाएगा, 40,000 डिवाइड विद 3। अब देखो आप ये नीचे फॉर्मूला, इसे हम क्या बोलते हैं, एसएलएम बेसिस बोलते हैं। अभी हम इसके टाइप पे भी आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब हम क्या करते हैं, ये जो डेप्रिशिएबल इतना हमें डेप्रिशिएट करना है ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब हम इसे क्या करते हैं, अगर यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देना तो हमारा आ जाता है डेप्रिशिएशन पर ईयर। मतलब अब ये क्या आएगा, डेप्रिशिएशन जो हर साल डलेगा। इसे हम एसएलएम बेसिस भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं इस चीज़ को हम, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि डेप्रिशिएशन लगाने के ना 3 मेथड्स हो सकते हैं। तो एक होता है एसएलएम मेथड, एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस, और एक होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले अभी हम सबसे पहले 2 डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला जैसे लैपटॉप है, तो मैंने बोला 50,000 में मैंने परचेज किया था, 10,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है, और 3 साल इसकी लाइफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40,000 रुपये कॉस्ट था, है ना, 40,000 रुपये कॉस्ट था, माइनस आप इसमें से कर दीजिए जो भी रेजिडुअल मतलब जो मुझे डेप्रिशिएट करना है। जैसे 50,000 का मैंने खरीदा था और 10,000 मुझे पता है इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, तो ये मुझे डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, 133,333 इट विल बी द चार्ज ऑफ डेप्रिशिएशन एवरी ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब इट रिजल्ट्स इन अ कांस्टेंट चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इफ द रेजिडुअल वैल्यू डू नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएशन हमेशा सेम रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल भी इतना ही डेप्रिशिएशन लगेगा, दूसरे साल भी इतना ही लगेगा, ठीक है, दूसरे साल भी इतना ही लगेगा, और तीसरे साल भी इतना ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरा टोटल डेप्रिशिएशन कितना लगेगा, अगर मैं देखूं तो इसका टोटल आ जाता है मेरे पास, टोटल डेप्रिशिएशन लगा तो 40,000 रुपये टोटल डेप्रिशिएशन लगा, और मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 50,000 रुपये थी। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ये 10,000 पे ही आ गया। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। अब ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला बना आपका वो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद द यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब मान लो, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ठीक, मान लो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल नया बनाते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कॉस्ट ऑफ द एसेट 10,000 का मैंने परचेज किया था फर्नीचर। तो अब आप समझो, जब मैं फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा तो मैंने बोला जब फर्नीचर मुझे रिसीव हुआ तो मैंने एंट्री क्या डाली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैंने एंट्री डाली थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट किया था मैंने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसे मैंने डेबिट किया था। लेट सपोज मैंने एक कैश में परचेज किया, तो मेरी एंट्री क्या हुई, टू कैश, ठीक है। ये मैंने कितने से एंट्री डाली थी, 10,000 रुपये से। तो इसका मतलब जो एसेट अकाउंट में बना रहा हूँ तो इसमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट एंट्री क्या हुई, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। अब मानो कि मैंने ईयर 1 में ये एस्टिमेट किया था कि इसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, और 3 साल के बाद इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी ना वो 1,000 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब मुझे 3 साल में कितना डेप्रिशिएट करना है। तो मैंने बोला 10,000 माइनस 1,000, ठीक है, तो 9,000 रुपए, ठीक है, इतना मुझे डेप्रिशिएट करना है। तो इसका मतलब पर ईयर क्या कितना डेप्रिशिएट करना है, तो ईयरली डेप्रिशिएशन कितना हो गया मेरे पास, ईयरली डेप्रिशिएशन कितना हो गया, ईयरली डेप्रिशिएशन हो गया 9,000 डिवाइड विथ 3। तो इसका मतलब 3
3000 मुझे हर साल डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। अब आप ये समझिए, अगर आप देखो यहाँ पे, अब अपने को क्या करना है, अब अपन को, अब देखो सिंपल दिमाग से सोचना है अपन को कि कैसे हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो अब समझो ये ईयर एंड आ चुका है मेरे पास, तो ये फर्स्ट ईयर एंड है, तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम डाल देता हूँ। इधर मैंने लिख दिया ये ईयर एंड है, ईयर 1 में एंट्री क्या डलेगी, ईयर 1 की एंट्री डलेगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ईयर, है ना, ईयर। तो ये मेरा ईयर 1 है, तो ईयर 1 के एंड में मेरा ये डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक हो जाएगा। मतलब एंट्री क्या हुई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि मुझे एसेट कम करना है ना इतने से, तो मेरी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो ये कितने से एंट्री हो जाएगी, तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी 3000 रुपये से, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो बाई कैरिड डाउन, ठीक है। अब अगले साल ये बैलेंस कितना आ जाएगा, ठीक है, 10,000 माइनस 3000। अब देखो आप 7,000 रुपये आ गए ये वैल्यू, ठीक है। अब आप मानो अब आपने नेक्स्ट ईयर का लेजर बनाना है, ठीक है। अब टू ब्रॉड डाउन, तो आपने क्या बोला, ये कितना बैलेंस आया, 7,000 रुपये। अब आप समझो कि मैं अब सिचुएशन थोड़ी सी मोल्ड कर देता हूँ। अब अभी तक तो हमें क्या पता था कि इसकी 3 साल बाद जो लाइफ होगी ना, मतलब इसकी 3 साल की लाइफ थी, और मैंने बोला 3 साल की लाइफ थी, और मैंने बोला इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी ना वो ईयर मतलब कितनी होगी, 1000 रुपीज़। अब मान लो कि मुझे ईयर 2 की स्टार्टिंग में, मतलब ईयर 1 के एंड पे मुझे ये पता चलता है कि इसकी जो अब रेजिडुअल लाइफ बची है ना, मतलब अब देखो अब 7,000 रुपये कैरिंग अमाउंट आ रहा है अभी, ठीक है। इसे मैं क्या बोलता हूँ, कैरिंग अमाउंट है ये, ठीक है। अब मैंने बोला लेट सपोज कि मुझे लगता है इसकी रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ 500 रुपये ही बचेगी, ठीक है, 500 रुपये ही बचेगी, ठीक है। अब मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे लगता है कि सिर्फ 500 रुपये ही बचेगी, और मुझे ये पता चलता है कि यार इसकी जो लाइफ है ना वो मैंने 3 साल गलत असेस कर ली थी, इसकी एक्चुअल में 4 साल है लाइफ। तो अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू 500 बचेगी, कैरिंग अमाउंट 700 रुपये है, और आपने जो ओरिजिनल लाइफ असेस करी थी 3 साल, वो अब 4 साल हो गई। तो इसका मतलब अब आप देखो 4 साल अगर ओरिजिनल लाइफ होती है आपकी, ठीक है, तो अगर 4 साल ओरिजिनल होती, अब मैंने बोला बैलेंस कितना बचा है, 8 साल तो ऑलरेडी टूट चुका है, तो मतलब बैलेंस लाइफ कितनी है, बैलेंस लाइफ मैंने बोला सिर्फ 3 साल है। अगर मैंने लाइफ रीअसेस करी है तो बैलेंस लाइफ कितनी है, 4 में से 8 साल तो जा चुका है पिछले वाला, तो इसका मतलब 3 साल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मुझे रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना है तो रिवाइज डेप्रिसिएशन क्या निकलेगा, रिवाइज डेप्रिसिएशन निकलेगा कि 7,000 रुपये है, जो कि 3 साल बाद, अब यहां से तो अब 3 साल ही बचे ना, क्योंकि हमने शुरू से बोला कि उसकी 4 साल लाइफ है, तो मतलब 8 साल निकलने के बाद जब 7,000 रुपये बैलेंस आ चुका है तो अब यहां से तो 3 साल ही बचे, ठीक है। तो इसका मतलब 7,000 माइनस 500 ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है, और पर ईयर अगर मुझे डेप्रिशिएशन निकालना है तो डेप्रिशिएशन पर ईयर, तो इसका मतलब हो जाएगा 6500 डिवाइड विथ 3, तो इसका मतलब 2167, ठीक है। अब इसका मतलब हर ईयर 2 में भी एंट्री क्या होएगी, ईयर 2 में भी एंट्री, है ना, बाई डेप्रिशिएशन अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगी आपकी 2167, है ना, 2167। ऐसे ही आपका अगला अगला अगर मैं देखूँ तो 2 ब्रॉड डाउन, अब आप देखो बाई डेप्रिशिएशन ईयर 3 में आपका ये जो डेप्रिशिएशन होगा ये आपका होगा 2167, ठीक है, ये 2166.7। अब ऐसे ही आप देखो अगले साल, अब ये ईयर 3 की एंट्रीज है। अब आप देखो ये ब्रॉड डाउन कितना हुआ आपका बैलेंस, ठीक है, 2667 और बाई डेप्रिशिएशन। तो इसका मतलब क्या होगा, डेप्रिशिएशन एसएलएम में कब चेंज होता है, जब या तो रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए या यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, तो डेप्रिशिएशन हमेशा चेंज हो गया। और उस डेप्रिशिएशन को हमें आगे से करेक्ट करना है, मतलब हमें ये नहीं देखना कि आज तक कितना डेप्रिशिएशन होता, हमें ये देखना है कि अब जो बैलेंस बचा है ना और जितना बचना चाहिए था, मतलब जैसे जैसे इसमें देखो 7,000 रुपये है और 3 साल के बाद 500 रुपये हो जाएगी लाइफ, तो मुझे ये देखना है कि ये मुझे अमाउंट डेप्रिशिएट करना है 3 साल के अंदर अंदर, तो मैं क्या करूँगा उतने में अमाउंट डेप्रिशिएट कर दूंगा, ठीक है। अब आप ईयर 4 का डेप्रिशिएशन निकालिए, तो ईयर 4 का डेप्रिशिएशन भी इतना ही रहेगा, तो इसका मतलब ईयर 4 के एंड में रेजिडुअल वैल्यू 500 रुपये आ जाएगी, तो जो हमें चाहिए था ईयर 4 के एंड में रेजिडुअल वैल्यू 500 रुपये आ गई। तो आपको ये समझ आ गया होगा एग्जांपल, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मतलब आप ये समझो एसएलएम में वैसे तो हमेशा डेप्रिशिएशन सेम रहता है, लेकिन या तो अगर रेजिडुअल वैल्यूज बदल जाए या फिर यूजफुल लाइफ बदल जाए तो हमारा डेप्रिशिएशन कॉरस्पॉन्डिंगली बदल जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर देखो आप देखो हर साल हमें क्या करना है, जैसे कैरिंग अमाउंट लिखा, अब मान लो अगर ये रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज होती है और मुझे क्या देखना है, हमेशा बैलेंस लाइफ देखनी है। अब हमें ये नहीं देखना कि शुरू से अगर 4 साल होता तो क्या होता, हमें देखना है कि बैलेंस लाइफ कितनी बची, 3 साल, मुझे अभी जो अमाउंट आ रहा है वो 7,000 और मुझे लास्ट में जो अमाउंट रखना है वो 500 रुपये, तो इसका मतलब 7,000 माइनस 500 डिवाइड विथ 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है।
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें कुछ नहीं है, मान लो मुझे पता है कि एक मशीन मेरी 1000 यूनिट्स बना सकती है, तो मुझे क्या करना है, उस मशीन का जो अमाउंट है ना वो 1000 यूनिट्स में डिवाइड करना है, और जैसे जैसे वो यूनिट्स बनती जाएगी उतना डेप्रिसिएशन लगाते रहना है। इसका एग्जाम्पल ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट सपोज 10,000 की मैंने परचेज करी मशीन, और मुझे पता है वो 1000 यूनिट्स बना सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ₹10 पर यूनिट मेरा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो अगर मान लो किसी ईयर में 200 यूनिट्स बनी तो डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, 200 इंटू 10, तो 2000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो सिंपल एंट्रीज वही हो रही जो अभी हमने ऑलरेडी देखी, बस इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, जैसे जैसे यूज होती जाएगी ना मशीनरी उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो इसका अच्छा फायदा क्या है, रिजल्ट्स इन अ चार्ज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट, मतलब ये जैसे जैसे यूज होती रहेगी मशीन वैसे वैसे आउटपुट मतलब वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लो लेट सपोज हम ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल में क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लेट सपोज ये एसेट था ना, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें इस एग्जांपल में क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर मैंने लेट सपोज 10% से मुझे डेप्रिशिएट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, हर साल 10% से मुझे ये डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको क्या, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जितना आपका ओपनिंग अमाउंट है ना, जैसे इसमें 10,000 रुपये था तो इसका 10% कितना हुआ, 1000 रुपये। ठीक है, इसका 10% कितना हुआ, 1000 रुपये। अब आप देखो फिर अगले साल 900 रुपये था तो इसका मुझे 10% करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 900 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, 900 रुपये है ना। अगर मैं देखूँ, अब आप देखो अगले साल कैरिंग अमाउंट कितना बचा, 8100, तो मुझे क्या करना है, इसका 10% लेना, इसका 10% मुझे मतलब जितना ओपनिंग अमाउंट है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब जितना ओपनिंग अमाउंट है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब जितना, जैसे आप देखो पहले साल में 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 10%, फिर दूसरे साल में 9,000 रुपये के ऊपर लगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, 10%, है ना। फिर आपका तीसरे साल में 8100 रुपये के ऊपर लगा 10%, और चौथे साल में अगर आप देखो तो 7290 पे लगा 10%। तो हम इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब देखो आप इस चीज़ का फायदा क्या होता है, इस मेथड का फायदा ये होता है कि शुरू के सालों में तो डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन कम कम होता जाएगा। आप देखते जाओ, डेप्रिसिएशन पहले साल 1000 रुपये था, दूसरे साल 900 रुपये था, तीसरे साल 810 रुपये, और चौथे साल 729 रुपये। इसका मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा कम होता जा रहा है। अगर मैं इन चारों एंट्रीज को एनालाइज करूं कि ये डेप्रिसिएशन कैसे, मतलब हर साल इतना मतलब कम क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, अगर थोड़ा एनालाइज करो इस चीज़ को, तो जैसे मैं अगर ये एंट्रीज अलग ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं एंट्रीज अलग ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अब आप एनालाइज करना कि पहले साल मेरा 1000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, तो अब आप समझो कि मेरी 1000 रुपये से वैल्यू ज़्यादा मतलब डेप्रिशिएट हो रही मेरा। तो अब जो मेरा अगले साल अब आप देखो अगले साल जो डेप्रिसिएशन होगा ना, 1000 इंटू 1 माइनस जो मेरी रेट है ना, जैसे 10% रेट है, तो अगर आप देखोगे ना तो ये 900 रुपये ही आएगा। इसका मतलब ये क्या फंडा है, अब आप देखो अगर आप 900 का आप वो करोगे ना तो ये 810 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लो आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया ना, तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, 1 माइनस रेट। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस मेथड में डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, मैंने बोला डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर विल depreciation of the second year is always equals to depreciation of the first year multiplied with 1 minus rate। अब ऐसा हो क्यों रहा, आप ऐसा समझिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल 1000 रुपये से वैल्यू कम हुई, तो इसका मतलब इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, इस 1000 रुपये के ऊपर तो लगेगा नहीं, तो मेरा क्या हुआ, 100 रुपये का कम डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो मतलब 1000 में से 100 रुपये कम लगेगा। इसी तरीके से आप समझो कि ये 900 रुपये जो है, तो इसमें 900 में अब जैसे अब अगले साल क्या होगा, अब इसी तरीके से अब हम थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑफ द थर्ड ईयर बोलूं तो या तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ द सेकंड ईयर इनटू 1 माइनस रेट, या फिर मैं इसे ये भी बोल सकता हूं, अगर मैं इसे दूसरी तरीके से बोलना तो चाहूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ द थर्ड ईयर विल बी इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर इनटू 1 माइनस रेट रेज टू द पावर 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा, मैंने बोला जैसे डेप्रिसिएशन 2 इंटू 1 माइनस रेट, या तो मैं डेप्रिसिएशन सेकंड साल का ले लूँ या फिर मैं डेप्रिसिएशन फर्स्ट साल का लूँ और 2 बार उसे डेप्रिशिएट कर दूँ, मतलब 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑफ द एन ईयर लूँ, अगर ये 3 की जगह लेट सपोज अगर ये एन हो जाता, डेप्रिसिएशन ऑफ द एन ईयर, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ द एनथ ईयर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो अगर मैं ये वाली चीज़ हटा दूँ, तो अगर मैं इसे फर्स्ट ईयर के इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो इसका क्या मतलब
मतलब होगा डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर इनटू अब 1 माइनस रेट इनटू रेज टू द पावर n-1। अब आप पूछो ये -1 क्यों हो रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जब थर्ड ईयर का मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ तो मैं जो रेज टू दी पावर कर रहा हूँ वो 2 कर रहा हूँ, क्योंकि पहले साल का तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखो ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस रेट। अब देखो 8 ये हुआ 8 ये हुआ, तो मतलब 2 ही बार होता है ना। तो 1 माइनस, अब अगर मैं थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब 1 डेप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर 2 होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं डेप्रिसिएशन अगर nth ईयर का निकाल रहा हूँ तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटू 1 माइनस रेज टू दी पावर n-1। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, अब मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमें इसके बाद एक फार्मूला डिराइव करना है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बड़ा खतरनाक फार्मूला दे रखा है हमें, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमें रेट निकालनी हो ना, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड में बी डिटरमिन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब इस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ, आपको पेपर में अगर ये फार्मूला ना याद आए तो आप कैसे बना सकते हो फार्मूला, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अगर जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ द एसेट बी द CA, इसे मैंने CA बोला, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट है ये, तो मैंने बोला पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, CA इंटू रेट, ठीक है, पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, CA इंटू रेट, है ना, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ तो CA इंटू रेट, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब मैंने बोला सेकेंड ईयर का क्या डेप्रिसिएशन होगा, CA इंटू रेट इंटू 1 माइनस रेट, है ना, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। अब मैंने बोला आपसे थर्ड ईयर का क्या डेप्रिसिएशन होगा, तो मैं आपने बोला CA इंटू रेट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर 2, क्योंकि मैंने बोला 3 के लिए क्या होगा 2, जैसे क्योंकि 2 के लिए क्या है 1, तो आप ऐसे समझिए इसे, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं nth ईयर के लिए बनाऊं तो nth ईयर के लिए क्या होगा, CA इंटू रेट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर n-1। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाती है। अब मैंने बोला अगर मैं इस वाली चीज में से ओपनिंग बैलेंस मतलब जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है उसमें से ये सारे सालों का डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर दूं तो वो अल्टीमेटली क्या बनना चाहिए, वो रेजिडुअल वैल्यू बनना चाहिए। तो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया CA माइनस, ठीक है, CA माइनस, अगर मैं ये सारी चीजें अगर प्लस कर दिए लिखती हूँ ना, CA इंटू रेट प्लस अगर मैं ये सारी चीज़ें, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बनेगा, मेरा ये क्या बोलते हैं, अगर मैं ये सारी चीज़ें माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा अल्टीमेटली, तो मैंने बोला रेजिडुअल वैल्यू बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू बचेगा। तो ये मेरा एक, अब देखो मैंने ये क्या किया, ये आपके पास एक इज इक्वल्स टू रेजिडुअल वैल्यू, इसे मैंने बोला RV बच जाएगा, ठीक है, RV बच जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने बोला ये मेरे पास RV बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर मैं देखूं, है ना, RV बन जाएगा, ठीक है, RV ना, ठीक है, अच्छा RV ये मेरे मतलब ये रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। इसका अगर मैं टोटल देखूं ना, रेजिडुअल वैल्यू बन जाएगा ये, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं CA है ये, ठीक है। अब आप देखो ये फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा क्या करूँ, अगर ट्विस्ट कर दूँ तो अगर आप देखो CA, ये तो मैंने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, माइनस, अब देखो अगर मैं CA इंटू रेट, देखो आप सब में कॉमन आ रहा है ये वाली चीज, CA इंटू रेट इसमें भी आ रहा है, CA इंटू रेट इसमें भी आ रहा है, CA इंटू रेट इसमें भी आ रहा है, मतलब सब फॉर्मूले में CA इंटू रेट आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बनता है, पहले वाला 1 बन गया, फिर दूसरे वाला क्या बना 1 माइनस रेट, मतलब जो आप देखो ना, अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले CA इंटू रेट कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से आप देखते जाना एक एक, ठीक है। CA इंटू रेट मैंने कॉमन ले लिया, तो अब देखो अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ना वो क्या बन जाएगा, CA इंटू रेट मैंने यहाँ से देखो ना, ये कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, कंट्रोल C, ये मैंने ले लिया। अब देखो नया ब्रैकेट चालू हो गया, तो 1 प्लस, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे तो यहाँ वाला तो मैंने 1 प्लस ले लिया, ठीक है, ये वाला मैंने 1 लिख दिया इसे। अब आप देखो यहाँ वाला ये बच गया था, तो इसे मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस रेट, है ना, 1 माइनस रेट प्लस, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे देखो आपका क्या बच गया, ये आपका 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर 2 बच गया था, ठीक है, और 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर 2 बच गया। इसी तरीके से आपके पास ये क्या बच गया, ये देखो आप लास्ट में ये 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर n-1, ये आपका ये बच गया। तो ये अब आपकी, इसे हम क्या बोलते हैं, GP सीरीज बोलते हैं। GP सीरीज क्या होती है, GP सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें से, जैसे अब देखो आपकी जो, अब आप अंदर वाली सीरीज देखना, ये वाली सीरीज, सिर्फ आपको अब इसके ऊपर माइंड लाना है, वो तो अब हमारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसके ऊपर माइंड लाना है, ठीक है। अब आप देखो GP सीरीज क्या है इसमें, अब इसमें आप देखो 1 माइनस रेट रेज टू, मतलब ये जो R होता है ना, R मतलब क्या होता है, ऐसा कॉमन फैक्टर, मतलब एक होता है, इसे बोलते
बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब देखो 1 माइनस रेट, अब देखो ना, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, अब मैंने बोला फर्स्ट टर्म क्या है 1, ठीक है, ए क्या है 1 है। अब आप देखो सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी होता है, सम ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइड विथ 1 माइनस आर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब मैंने बोला अब इसमें r क्या है, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस रेट, ठीक है, 1 माइनस रेट है, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस रेट, है ना, तो r इज इक्वल्स टू 1 माइनस रेट। और a क्या है मेरे पास, इसमें a है मेरे पास 1, है ना, तो इसका मतलब इसका समीशन क्या होगा, इसका समीशन नहीं होगा, इसका समीशन होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है a इंटू ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइड विथ 1 माइनस आर, ये जीपी का सम होता है। तो अब मैंने बोला अगर देखो आप यहाँ पे देखो ना, ये क्या है, जीपी का समीशन है। तो अब मेरे को क्या करना है, बस इसका समीशन का फॉर्मूला यहाँ पे डालना है। तो ए क्या हुआ 1, 1 इंटू 1 माइनस आर क्या है, आर मेरे पास ये है 1 माइनस रेट, है ना, रेज टू दी पावर n, तो ये मेरे पास क्या बना, रेज टू दी दिस रेज टू दी पावर n, ये मेरे पास रेज टू दी पावर n बन गया ना, तो ये मेरे पास रेज टू दी पावर n बना डिवाइड विथ 1 माइनस आर। तो अगर मैं 1 माइनस, अब r क्या है 1 माइनस रेट, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 प्लस रेट, तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपका फॉर्मूला। अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो सबसे पहले क्या बना, फिर अब आप देखो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या बना आपके पास, तो इसका अल्टीमेटली आंसर बना 1 माइनस रेट, ठीक है, रेज टू दी पावर n, ठीक है, रेज टू दी पावर n। अगर आप देखो यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखो ये बना आपका, ठीक है, ये अगर आप ले लो दिस, है ना, अब मतलब आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, सी ए माइनस, है ना, सी ए इंटू रेट, तो पहले से ही आ रहा था, ये तो कॉमन था आपके पास, सी ए इंटू रेट इंटू ये आपके पास नया बन गया। अब आप इसे डिवाइड किससे करोगे, अब आप देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, रेट, सिर्फ रेट बचा ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप डिवाइड विथ अंडर जो ब्रैकेट में है डिवाइड विथ रेट, तो अब आप देखो आपका ये वाला रेट, ये वाला जो रेट है सी ए इंटू रेट और डिवाइड विथ रेट, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास मतलब क्या बचा अल्टीमेटली सी ए माइनस सी ए, है ना, इंटू सी ए इंटू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस रेट, ठीक है, रेज टू दी पावर n, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल्स टू आर वी, है ना। अब आप ये रेजिडुअल वैल्यू बचा है ना आपके पास, रेजिडुअल वैल्यू, ये आपके पास फॉर्मूला है, बनता जा रहा है, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू बना। अब आप देखो, अब इन दोनों चीज़ों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं सी ए कॉमन ले सकता हूँ, तो अब मेरी बन गई इक्वेशन 1 माइनस, है ना। अब देखो अब मेरी कॉमन क्या बन गया, अब इन दोनों में सी ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, अब देखो अब मैंने सी ए इंटू 1 माइनस 1, सी ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस रेट, ठीक है, 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर n, ठीक है, ये मेरे पास रेज टू दी पावर n हो गया, तो ये मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल्स टू आर वी। तो अब देखो आर वी डिवाइड विथ सी ए बन गया, और ये 1 माइनस, अब देखो अब आप ये फॉर्मूला क्या बना, अब देखो आप यहाँ पे सिर्फ ये बचा 1 माइनस रेट, ठीक है, 1 माइनस रेट, अगर दिस डिवाइड विथ रेज टू दी पावर n, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बन गया आर वी डिवाइड विथ सी ए, आर वी डिवाइड विथ सी ए बन गया ये। तो अब आप देखो, अब अगर कोई चीज़ यहाँ पे स्क्वायर में है तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, अंडर रूट। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बना आपके पास, ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विथ कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका अंडर रूट बना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, मतलब ये रेज टू दी पावर n हट दिया, यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये रेज टू दी पावर n हटा और यहाँ पे आ गया, तो वो हमारा अंडर रूट वो बना। अब देखो फिर क्या बचा, 1 माइनस रेट, तो अब क्या करता हूँ मैं, रेट को उधर शिफ्ट कर देता हूँ और इस वाली चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली फिर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा यही वाला जो आपके बुक में दे रखा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला फॉर्मूला। अब जैसा कि अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की क्या क्या एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती है। तो जैसा कि हमने एग्जांपल, मैंने ये पुरानी शीट से ही कॉपी कर लिया, तो इसमें क्या था, हमने 10,000 रुपये का एसेट परचेज किया था जिस पे डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये लगा और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता गया। तो इसका मतलब जब मैंने परचेज किया तो एंट्री हुई थी, अब देखो परचेज के टाइम क्या एंट्री हुई वो लिखते जाओ आप, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट, है ना, एसेट डेबिट हुआ था टू कैश, ठीक है, टू कैश हुआ था, सबसे पहले एंट्री तो ये हुई थी। तो ये जैसे लेट सपोज 10,000 से हुई थी, 10,000 से ये मेरी एंट्री हो गई, है ना, तो 10,000 से मेरे पास ये एंट्री हुई थी, सबसे फर्स्ट एंट्री तो ये हुई थी मेरे पास, है ना, सबसे पहले तो एंट्री ये हुई। फिर क्या होता है, फिर मैंने बोला आप देखो यहाँ पे देखो आप, फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, फिर मैंने बोला सबसे पहले तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फिर अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जब डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एसेट
जो हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है और जो मेरे एसेट को कम कर दिया, तो इसमें हमने कितने से किया था, जैसे 1000 से किया था पहले साल डेप्रिसिएशन, तो हमने क्या किया था ये वाली चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी जो एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। लेकिन अब आप देखो ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ एंट्रीज भी डाल सकते हो आप। आपने क्या किया, या तो ये एंट्री डालो, आपने ये एंट्री यहाँ पे भी डाल दी, ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये आपने भी यहाँ पे डाल दिया। फिर जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री डालो ना आप, तो क्या करो, जैसे लेट सपोज ये आपका 1000 रुपये से डेप्रिशिएट हुआ ना, तो आपने 1000 रुपये से ये डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली। तो ये मेरा कहने का क्या मतलब है, आप क्या करो, इस एसेट की जगह आप डालो एक नया लेजर खोलो, जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इससे क्या होगा आपका, जैसे लेट सपोज 1000 रुपये की जो एंट्री डाली ना आपने, तो ये 1000 रुपये की एंट्री डाल गई। अब आप समझो, जब अब ट्रायल बैलेंस को इमेजिन करो आप, ठीक है, पहले वाले सेट में इमेजिन करो ट्रायल बैलेंस को और दूसरे वाले सेट में इमेजिन करो, ठीक है। पहले वाले सेट में ट्रायल बैलेंस क्या बनेगा, अब देखो एसेट कितना से आएगा, एसेट आएगा आपका 10,000 माइनस 1000, ठीक है, तो ये तो 9000 से आएगा। फिर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने से आ जाएगा आपका 1000 से, है ना। और आपका ये क्या बोलते हैं आपका फिर जो नेक्स्ट है, जैसे इसे हम बैंक ओडी मान लेते हैं, जो कैश नेगेटिव है ना, इसे हम मान लेते हैं कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये हमने ये आ गया। अब दूसरे वाले सेट में देखो आपकी क्या क्या इफेक्ट आएगा ट्रायल बैलेंस में। अब आपके दूसरे वाले में क्या होगा, एसेट तो आएगा पूरे से, क्योंकि एसेट आएगा आपका 10,000 रुपये से, ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका 1000 से आएगा, बैंक ओडी। अब आपके लेकिन एक नया लेजर आएगा जिसका नाम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये आपका नया लेजर आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका बैलेंस जो आएगा वो आपका आएगा 1000 रुपीज़। तो अब देखो आपका ट्रायल बैलेंस दोनों चीज़ों में कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो आएगा ना ट्रायल बैलेंस का, वो आएगा, है ना, ठीक है, इसमें मतलब वो क्या हो रहा है, वो चीज़ एसेट से ही नॉक ऑफ हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से हेड आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो जैसे मैं सेकंड वाले की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले में तो बैलेंस शीट वही बनेगी जो आपके पास पड़ी है, मतलब जो है। अब जब मैं सेकंड वाले में जब एसेट साइड बनाऊंगा ना, एसेट, तो एसेट साइड जब मैं बनाऊंगा, तो एसेट में टोटल लिखूंगा 10,000 रुपये से। तो इसमें क्या होगा, एसेट मेरा 10,000 रुपये से हुआ, माइनस करूंगा मैं एक इसमें नाम एसेट साइड में मतलब मैं इसे लाइबिलिटी में नहीं डालूंगा, हालांकि है इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस, लेकिन ये मेरी लाइबिलिटी थोड़ी ना है। तो ये मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से मैं एक, है ना, एसेट में से माइनस कर दूंगा, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से मैं इसे माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो भी आता है, जो मेरे पास ये बनेगी फिगर, तो मैंने क्या करूँगा, ये जो 1000 रुपीज़ है ना, ये जो क्रेडिट बैलेंस है, तो मेरा अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट में जो एसेट जाएगा ना, वो 9000 रुपये जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसे अलग से बुक कर दूंगा। तो अब आप देखो लेजर अकाउंट में अगर आप देखना चाहो ना क्या पोजीशन बनेगी, लेजर अकाउंट में क्या होगा, लेजर अकाउंट में हर बारी अगर देखो आप, इसमें से लेजर अकाउंट में जितनी भी ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज है ना, ये सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा आपका, ये डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आपकी सारी डलेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो अब आपका एक और लेजर अकाउंट बन जाता है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे ही आपने अब देखो आप इसमें क्या इफेक्ट होगा, जो एंट्रीज ये वाली डली ना आपकी ईयर 1 वाली, जैसे इसमें डली ना, तो इसमें क्या होगा, ईयर 1 की जैसे ये एंट्री डली ना, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट था, जैसे लेट सपोज, तो ये 1000 था, तो ये 1000 से एंट्री डली। तो आप ऐसे ही समझो, आप सेकेंड ईयर की भी आपने ये डाली ना, सेकेंड ईयर की एंट्री, तो ये सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री डली इसमें। फिर आप देखो थर्ड ईयर की क्या डली एंट्री, थर्ड ईयर की ये वाली डली 810 रुपये वाली, ठीक है। अब ये थर्ड ईयर की एंट्री डली। फिर आप देखो यहाँ पे फोर्थ ईयर की एंट्री और डली, जो कि अगर मैं देखूँ फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री डली, तो इसे मैंने लिख दिया फोर्थ ईयर की एंट्री डली। अब होगा क्या, अब आप देखो ये हर साल, तो मैंने बोला 2 कैरेट डाउन कितना बैलेंस होगा, 2 कैरेट डाउन मेरे पास हो गया बैलेंस 1000 रुपये। अब फिर अब मेरे पास ये यहाँ पे देखो, अब बाई ब्रॉट डाउन कितना रुपए हो गया, 1000 रुपये। अब आप देखो हर साल ये बैलेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब 900 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, तो ये 2 कैरेट डाउन, ठीक है, कितना रुपए हो गया, ये 2 कैरेट डाउन हो गया आपका, मतलब 2 कैरेट डाउन आपका बैलेंस हो गया 1900 रुपये। मतलब क्या हो रहा है, इसमें एक अलग लेजर अकाउंट बन रहा है, और आपका जो एसेट है ना, वो हमेशा 10,000 रुपये रहेगा। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा।